गोमूत्र, तुलसी, अदरक, काली मिर्च का कंपोजिशन और ये जायफल और दही का कंपोजिशन, ये बड़ा अच्छा है। जायफल खाने का एक और अच्छा तरीका है राई, सरसों। सरसों के साथ जायफल की बहुत अच्छी दोस्ती है। तो सरसों का तेल और जायफल ये दोनों अगर मिल जाए तो बहुत अद्भुत परिणाम देते हैं, बहुत अद्भुत। हाँ, अगर आप समझो कि वायरस फैला हुआ है, परजीवी फैला हुआ है आपके वातावरण में और आपने अगर जायफल और सरसों दोनों साथ साथ अगर आप खाते हो तो पक्की गारंटी मानो आपके शरीर में वायरस घुस ही नहीं सकता, उसको कोई रास्ता ही नहीं मिलेगा। सरसों के तेल में वायरस, सरसों ऐसे तो नहीं खा सकते, तेल निकाल के खा सकते। तो सरसों का तेल बहुत उष्ण होता है, बहुत उष्ण। अगर नियमित रूप से ऐसे भी जो व्यक्ति सरसों का तेल खाए प्रतिदिन अच्छी मात्रा में, तो ऐसे भी वायरस उसके शरीर में एक्टिव नहीं होता। और उसके साथ अगर जायफल मिला दो तो बहुत ही अद्भुत हो जाता है। तो जायफल खाने का ये एक दूसरा तरीका भी है, सरसों के तेल, पीली वाली सरसों, पीली वाली सरसों और जायफल। तो ये आप इस बार करना, ठीक है जी। क्या कैसे? सरसों के तेल में जायफल को घिस दीजिए, एक रुखरा पत्थर लीजिए, रुखरा समझते हैं, रफ। हाँ, मसाला वाला सिला तो ठीक है सिलबट्टा, लेकिन सिलबट्टे पर क्या है, मिर्ची रहता है ना, मिर्ची भी पीसते और कई तरह के मसाला पीसते, तो मिर्ची के कारण इसमें कड़वाहट आ जाती है। इसलिए अलग से अगर कोई सिलबट्टा है आपके पास तो उस पर आप जो है कूच दीजिए उसको अच्छे से, या पीस दीजिए, तेल डाल करके घिसिए तो घिस भी जाएगा वो और दोनों मिल भी जाएगा वो। हाँ, और फिर उसकी चटनी जैसी बन जाएगी। हाँ, तो इसकी चटनी चाट लीजिए। हाँ, या तो नियमित रूप से ये कर लें, और नहीं तो दही के साथ मिला करके, ये तो मिठाई हो जाएगा, पकवान हो जाएगा एक तरह का। तो ये शीत ऋतु में ये वाला पकवान ही खा लेने का रोज, या हफ्ते में एक दिन 2 दिन खा लेने का। तो ये 2 तरीके तो मुझे मालूम है, और जो वैद्य होंगे गांव के उनको तो और भी तरीका मालूम होगा कि जायफल को और कैसे लिया जा सकता है। जायफल का जो उत्पादक राज्य है वो केरल है। हाँ, केरल में जायफल बहुत होता है और बहुत अच्छी क्वालिटी का जायफल होता है। आप सभी केरल आएंगे तो आपको वहाँ मिलेगा। हाँ, वहाँ के जो अपने गर्मशित भाई हैं उनमें से बहुत सारे किसान हैं जो जायफल की खेती करते हैं। तो इस बार मैंने उनको बोला है कि केरल में जितने भी ये मसाले होते हैं इनका शुद्ध रूप जो आपको अभी तक देखने को नहीं मिला है। हाँ, यहाँ के बाजार में जो आपको मिलता है वो सब सेकेंड ग्रेड है, या भारत के कई बाजार में जो मिलता है वो सब सेकेंड ग्रेड का है। सेकेंड ग्रेड का जायफल, सेकेंड ग्रेड का गोल मिर्च है, और ये लवंग, लवंग तो खास करके थर्ड ग्रेड का होता है बाजार में, मूल वाला होता नहीं। मूल आप लवंग अगर देखोगे ना तो उसका फूल जो है वो पिंक कलर का होता है, पिंक, पिंक क्या बोलेंगे उसको, गुलाबी। गुलाबी। हाँ, गुलाबी होता है। लेकिन आप देखोगे इधर जितने भी लवंग मिलते हैं उसका फूल काला होता है, नहीं, वो थर्ड ग्रेड का है। हाँ, वो उसका फूल गुलाबी होता है, गुलाबी वाला जो है वो बढ़िया क्वालिटी का सबसे अच्छा होता है। ये सब तो रस निकाल करके बेचते हैं, रस निकाला हुआ रहता है। गुलाबी जो रहता है उसमें रस नहीं निकला हुआ रहता है। अभी अभी लेट आए तो मैं क्या करूं, अभी तो शुरू से बताया ना, शीत ऋतु में पित्त है तो क्या हुआ, पित्त से क्यों, देखो जब तक शरीर में पित्त नहीं है आप कुछ काम कर ही नहीं सकते। अरे शीत ऋतु में नहीं बढ़ता पित्त, शीत ऋतु में पित्त उनका बढ़ सकता है जो मांसाहारी है, शाकाहारियों के नहीं बढ़ते। बहुत कम ऐसे केसेज आते हैं, ज्यादा नहीं आते। तो जायफल लो आप, और भी अगर कोई आपके गांव का वैद्य या जानकार अगर जायफल लेने का कोई और तरीका बताता हो तो उस तरीके से भी आप ले सकते हो। 2 तरीके की जानकारी मुझे थी जो आपने बता दिया, इस साल इसकी जरूरत पड़ेगी। आधा लीटर गौमूत्र या आधा लीटर तुलसी मिला हुआ गौमूत्र, उसमें 25 ग्राम अदरक और 25 दाना काली मिर्च,
पीस करके उसमें डाल दीजिए। वो आपकी औषधि तैयार हो गई और उसको नियमित रूप से आप ले सकते हो 10 मिलीलीटर या 15 मिलीलीटर, या जिनके शरीर में परजीवी का प्रभाव है उनको तो हर आधे घंटे पर देनी पड़ेगी। आप 10-10 ml हर आधे घंटे पे दो तो 24 घंटे में उससे मुक्ति मिल जाती है। जायफल एक बार खाई जा सकती है और सुबह का समय बहुत अच्छा होता है उसके लिए। तो जब ये 5 डिग्री से नीचे तापमान आपके यहाँ आ जाए उस समय ये खाना शुरू करो, तो इससे ये बच के रह सकते हो। प्रिकॉशनरी मेडिसिन के रूप में इसको काम में ले सकते हो। और हो गया किसी को तब तो उसको फिर दिन में 3 बार खिलाओ, सुबह भी खिलाओ, दोपहर में भी खिलाओ, शाम में भी खिलाओ। इस विषय से संबंधित अगर कुछ आपके पास सवाल हैं तो आप पूछो, निवारण करते हुए चले। पिछले साल का कुछ अनुभव अगर आपके पास है, कुछ ऐसे मरीजों पर आपने काम किया हो। किसी का विषय के पास है ऐसा कोई विषय? पिछले साल भी बहुत मौत हुई है भारत से, उसके पिछले साल में बहुत खराब स्थिति थी भारत की। क्या डेंगू की? क्या डेंगू की 23 मौतें? देखो, डेंगू पर मेरा कोई बड़ा अनुभव नहीं है कि आज तक मैंने कोई डेंगू मरीज पर काम नहीं किया है। हमारे यहाँ दक्षिण भारत में देखो डेंगू होता नहीं। लेकिन जो मेरा गणित है और जो मेरी समझ है कि ये डेंगू मच्छरों से नहीं होते। मच्छरों को तो फालतू में बदनाम करके रखा है। कुछ ऐसे वायरस को मच्छर हो जरूर सकते हैं, लेकिन पूर्णतः ये मच्छर जनित रोग हैं ऐसा मुझे समझ में नहीं आता है। क्योंकि देखो, मच्छरों के पास देने के लिए कुछ होता ही नहीं। मच्छर तो केवल खून चूसने वाले हैं, उसका भोजन खून है, और मच्छर कभी भी शुद्ध खून को नहीं पीता, कभी भी शुद्ध खून को नहीं पीता। आपके शरीर पर कहीं मच्छर जब बैठ जाए तो आप एक बार अच्छे से निहार करके देखो कहाँ बैठा है वो, तो आप देखोगे कि जो काली जो नसें हैं उस पर वो बैठेगा, लाल वाले पे कभी नहीं बैठेगा। और जिसके शरीर का खून जितना गंदा अशुद्ध होता है उन्हीं को मच्छर काटते भी हैं। अगर खून बिल्कुल साफ है, शुद्ध है, तो फिर मच्छर आपको काटेंगे भी नहीं, क्योंकि मच्छर कभी भी साफ सुथरे जगह पर नहीं बैठते। सफाई वाला जगह रहना उसको पसंद नहीं है मच्छर को। मच्छर कभी भी गंदगी को पसंद करता है। तो शरीर में जब गंदा खून होगा तभी वो बैठेगा। तो उन बेचारों के पास कुछ है नहीं कि आपके शरीर में डाल दे। वो तो आपके शरीर से गंदे खून को लेते हैं वो। हाँ, कुछ मच्छर ऐसे हो सकते हैं जो किसी दूसरे के शरीर से इसको ढोने का काम करें, ऐसा कुछ हो सकता है। हाँ, लेकिन कई बार मैं सुनता हूँ कि डेंगू वाले अलग किस्म के मच्छर होते हैं। हाँ, उनके पास अपना कुछ नहीं होता, बल्कि वो डेंगू जनित किसी व्यक्ति से लेके आपको दे सकते हैं। उनके पास अपना कुछ नहीं है देने के लिए। तो मुझे तो लगता है कि डेंगू से बचने का सबसे अच्छा तरीका है अपने शरीर का खून शुद्ध रखो। और डेंगू से नहीं, मच्छरों से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि शरीर का खून शुद्ध रखिए, शरीर का खून साफ रखिए, साफ सुथरा, तो मच्छर कम काटेंगे या नहीं भी काटेंगे। मुझे देखो एक चीज समझ में नहीं आता कि दिल्ली में डेंगू से केवल मनुष्य ही क्यों मरते हैं। दिल्ली में कुत्ते भी तो हैं। कभी मैंने पढ़ा नहीं कि कोई कुत्ता डेंगू से मर गया। और दिल्ली में गाय बहुत है ना, रोड पर घूमते हुए या गौशाला में, और कोई गाय डेंगू से मर गई हो।
मेरे राज्य तक तो ऐसा कोई समाचार कभी सुनने को नहीं मिला। या दिल्ली में और भी कई तरह के जीव बहुत होंगे, बिल्लियां होंगी और तरह के कई होंगे, चूहे होंगे, लेकिन मनुष्य छोड़ करके और किसी को डेंगू का वायरस क्यों नहीं चलता है? तो कहीं ना कहीं देखो, इसका जो संबंध है वो रक्त के साथ है, रक्त की अशुद्धता के साथ है। तो रक्त का शुद्धिकरण अच्छा हो, ऐसे उपाय कीजिए। तो इसका कुछ उपाय है, आप चाहो तो लिख लो, आप समझ लो। आप रक्त शुद्धि में सबसे जो सरल औषधि है वो है तुलसी। तुलसी का जो पौधा है, तुलसी की जो पत्तियां हैं, ये सबसे सरल इसलिए कह रहा हूं कि सभी के घर में उपलब्ध है। तो तुलसी की पत्तियां रक्त शुद्धि में काम आती है। और अगर ज्यादा मात्रा में रक्त शुद्धि करना है तो अर्जुन है, अर्जुन, इसको उत्तर भारत में कहुआ कहते हैं, कहुआ, अर्जुन का पौधा। तो अर्जुन का छाल उबाल करके काढ़ा पीजिए शीत ऋतु आने से पहले। शीत ऋतु में ही डेंगू बढ़ते ना, डेंगू वाले मच्छर, तो उससे पहले रक्त शुद्धि कर लो तो आपके पास वो मच्छर नहीं आएंगे। तो अर्जुन का काढ़ा पी लो 1-2 महीना, अभी से शुरू करो आप। सितंबर अक्टूबर पी लो, नवंबर तक रक्त शुद्ध हो जाएगा, रक्त से गंदगी हट जाएगी, तो मच्छर कम काटे या ना काटे। और इससे भी थोड़ा दुर्लभ एक वनस्पति है कंचनार। कंचनार भी बहुत अच्छे तरीके से रक्त की सफाई करता है। तो कंचनार का काढ़ा भी पी सकते हो। जैसे अर्जुन के छाल का काढ़ा, वैसे कंचनार के छाल का काढ़ा भी पी सकते हैं। यहाँ पर जो गविसिद्ध हैं, आप लोग तो 2 तरह का जो है काढ़ा बना सकते हो, काढ़ा पाउडर लोगों को देने के लिए, एक अर्जुन का और एक कंचनार का। और लोगों को ये बता करके दीजिए कि इसका काढ़ा नियमित रूप से पियो तो आपके शरीर का खून शुद्ध रहेगा, खून की सफाई अच्छी रहेगी, और शरीर में खून अगर साफ सुथरा रहा, बढ़िया रहा, तो मच्छर से आपको कम भय लगेगा, तो मच्छर कम काटेंगे आपको, आपके पास मच्छर कम आएंगे। तो ये 2 तरह का जो है ना मिश्रण भी आप लोगों को दे सकते हो। अर्जुन वाला जो मिश्रण है उसमें चूंकि शीत ऋतु आ रहा है, तब उसमें थोड़ा सौंठ भी मिला सकते हो आप। अर्जुन के चूर्ण में सूखा हुआ अदरक को भी थोड़ा मिला सकते हो। अर्जुन में आप चाहो तो गोल मिर्च को भी मिला सकते हो आप, है ना, ये मिला करके भी दे सकते हो आप, या केवल अर्जुन भी दे सकते हो। अकेले अर्जुन भी बहुत बढ़िया है। और जब शीत ऋतु और बढ़ जाए, बहुत तेज हो जाए, तापमान जब 10 डिग्री से नीचे आ जाए, तब एक और एंटीवायरस वनस्पति है हमारे यहाँ, दालचीनी। तो दालचीनी का काढ़ा भी पिला सकते लोगों को। लेकिन दालचीनी जो है ना, वो उपयोगी ज्यादा शरीर में तब होता है जब वायुमंडल का तापमान 10 डिग्री से नीचे गिर जाए। 10 से ऊपर वाले में दालचीनी को पचाना कठिन होता है, लेकिन तापमान 10 से नीचे गिर जाए तब दालचीनी पचाना सरल है। तो दालचीनी के चूर्ण का काढ़ा भी लोगों को पिला सकते हो। और दालचीनी की जो दोस्ती है वो सौंठ के साथ भी अच्छी है, तो आप चाहो तो सौंठ भी मिला लो। काली मिर्च के साथ भी अच्छी है, तो आप चाहे तो काली मिर्च भी उसमें मिला लो। आप चाहो तो उसमें बड़ी इलायची मिला लो। इलायची 2 प्रकार के होते हैं, एक छोटी वाली जो सामान्य रूप से हम काम में लेते हैं, और एक बड़ी वाली। बड़ी वाली जो है उसकी तासीर उष्ण है, बहुत उष्ण है, तो दालचीनी के साथ उसको भी मिला सकते हैं। लेकिन ये सब जो है तब जब तापमान 10 डिग्री से नीचे गिर जाए। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको समझनी थी इस वर्ष के लिए। क्या देखो, यहाँ पर जो अभी बात चल रही है वो मैं कह रहा हूँ विषय वायरस, कि हर साल जो हजारों लोग मरते हैं उत्तर भारत में वायरस से, तो उससे बचने के लिए क्या क्या उपाय हो सकता है तो आप ये उपाय कीजिए, प्रिकॉशन के तौर पर भी कीजिए। नियमित रूप से लोगों को कहिए कि आप पियो, आपको इसमें से कोई संकट नहीं आने वाला है, डेंगू का संकट या और कोई दूसरे परजीवी का संकट नहीं आने वाला है, तो ये कर लेना।
काढ़ा का चूरन बनाओ आप, और ये अपने मरीजों को, अपने लोगों को कहिए कि शीत ऋतु में इसका सेवन करते रहें, ताकि आपके शरीर में कोई परजीवी न घुसे। बहुत सारी चीज़ें हो गई ना, जायफल का उपयोग हो गया है ना, फिर तुलसी वाला पुराना एक कंपोजिशन है वो हो गया, ये 10 डिग्री के नीचे अगर गिर जाए तो दालचीनी का कंपोजिशन हो गया। तो इसमें अलग अलग फ्लेवर भी आप तैयार कर सकते हो कि 2-3 तरह की फ्लेवर की चीज़ें रखो आप, स्वाद वाली, फ्लेवर में स्वाद वाली। आप जब मन करे तो एक दिन दालचीनी वाला ले लिया है, एक दिन बड़ी इलायची वाला ले लिया, एक दिन जायफल वाला ले लिया, तो लगेगा भी नहीं लोगों को कि मैं औषधि ले रहा हूं, और वो अपने आप को बचा सकते हैं। और ये सारी चीजें बहुत महंगी भी नहीं है, बहुत महंगी नहीं है, थोड़ी तो है, बहुत महंगी नहीं है। और जब आप केरल आओ तो तैयारी करके आना, वहाँ आपको शुद्ध गोल मिर्च, शुद्ध इलायची, शुद्ध मने जैविक, हाँ, वहाँ जो अपने गविष्य किसान हैं वो जैविक उगाते हैं, जैविक गोल मिर्च, जैविक इलायची मिल जाएगा आपको, जैविक जायफल मिल जाएगा। तो आप तैयारी करके आना, वहाँ आपको मिलेगा। जितने भी गरम मसाला है और मसाला है वो केरल सबसे बड़ा उत्पादक है, और भारत का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है केरल। तो जहाँ उत्पादन बढ़ता है तो विकृतियाँ बढ़ती हैं, लेकिन अब वहाँ भी धीरे धीरे जागरूकता आई है, तो वहाँ ये सब भी जैविक लोग उगाने लगे हैं। तो अपने संपर्क के जो किसान हैं वे सब जैविक उगाते हैं, उनसे हमने बोला है आप सब लेकर के आओ, दिखाओ दूसरे प्रांत के लोगों को भी कि हाँ अच्छी गोल मिर्च कैसी होती है। एक दाना मुंह में ले लो ना, दूसरा दाना रख नहीं सकते आप। हाँ, तेज पत्ता जो शुद्ध होता है उसकी खुशबू इतनी होती है कि 3-4 पत्ते अगर इस कमरे में टांग दो ना आप, तो पूरे कमरे में इसकी खुशबू रहती है। तो ये सारी व्यवस्था इस बार के महासम्मेलन कालड़ी में करवाई है। और एक बड़ा संशय है उत्तर भारत में कि केरल जो बाढ़ में डूबा हुआ है, तो ये सम्मेलन होगा या नहीं होगा। तो आपको एक जानकारी दे दूं कि सम्मेलन का नियोजन जिस जिला में हुआ, त्रिशूर जिला पेरियार नदी के तट पर होते हुए बाढ़ में नहीं डूबा है। बाढ़ का वहां पर कोई भी प्रभाव त्रिशूर जिला में नहीं हुआ है। बाढ़ जो आई है वो पेरियार नदी में ही आई। पेरियार और पंपा 2 नदियां हैं सबसे ज्यादा प्रभावित, और पेरियार के बिल्कुल मुहाने पर जो है कालड़ी गांव है। कालड़ी गांव को कुछ नहीं हुआ, और कालड़ी गांव से आगे भी 50 किलोमीटर तक आपको कहीं कुछ नहीं हुआ है। तो वहां कोई स्थिति नहीं है, चाहो तो आज कॉन्फ्रेंस कर लें, बिल्कुल कुछ भी नहीं बिगड़ा है वहां। तो आप ये सब संशय हटा देना कि वहां पर बाढ़ हुआ, डूब गया होगा, बह गया होगा। जो डूब गया और बहा वो दूसरा केरल बहा है, मतलब केरल का दूसरा भाग, ये वाला भाग नहीं। उत्तरी भाग में बाढ़ नहीं आई है, केरल का दक्षिणी हिस्सा और मध्य वाला हिस्सा, दक्षिणी भी कम बर्बाद हुआ है, मध्य केरल सबसे ज्यादा बर्बाद हुआ है, क्योंकि मध्य केरल जो है वो समुद्र तल से नीचे बसा हुआ है। माने समुद्र ऊंचा है और खेती नीचे होती है, खेत से ऊपर होता है समुद्र का पानी वहां, और वो बिल्कुल आंख से देख सकते हो। माने खेत में किसान जब हल चलाता है या ट्रैक्टर चलाता है तो उसको ऊंचा समुद्र सामने दिखता है। समुद्र तल से नीचा है मध्य केरल, तो मध्य केरल डूबा है। और डूबा क्या है, अब तो सूखा हो गया। जो केरल पानी में कल तक डूबा हुआ था, आज वहां पानी पीने के लिए पानी नहीं है। अचानक से बाढ़ आई, सब कुछ बहा, और अचानक से धरती ने पानी सोख लिया। पानी इतना सूख गया है कि अब दरारें फट गई है। तो 2 परिस्थितियां वहां एक साथ आई, मतलब कुछ दिनों के अंतराल पर, बारिश और बारिश के 1 महीने के बाद सूखा। तो कालड़ी में कुछ ऐसा नहीं है, आप बिल्कुल निर्भीक रूप से वहां पर आइए। 28, 29, 30 नवंबर का है, तो आप 27 को पहुंच जाइए वहां पर।
28 सुबह प्रातः 4 बजे से जो है सम्मेलन शुरू हो जाएगा, प्रारंभ हो जाएगा। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हो वहाँ पर भी कक्षाएं चलती है, तो वहाँ भी नियमित रूप से जो प्रातःकालीन का जो सत्र है, कक्षा वाला सत्र, सुबह 4 बजे से 7 बजे तक ये 3 घंटा की कक्षा वहाँ भी लगेगी, तीनों दिन लगेगी। 28, 29 और 30 को कक्षा में उपस्थित रहना भी अनिवार्य है, इसलिए आप सब लोग अभी से तैयारी करके आ जाओ। हवाई जहाज से आना है तो कोचिन नज़दीक है, 7 किलोमीटर है कोचिन। कोचिन एयरपोर्ट पर व्यवस्था रखी है बस की। हाँ, और नज़दीक का स्टेशन आलुआ है, 9 किलोमीटर है, 9 या 10 किलोमीटर है आलुआ सबसे नज़दीक। आलुआ में लगभग सभी ट्रेनें रुकती है, और सबसे जो बड़ा शहर है नज़दीक का वो एर्नाकुलम है। तो एर्नाकुलम के लिए तो बहुत सारी, हर राज्य से एर्नाकुलम की ट्रेन है। एर्नाकुलम 30 किलोमीटर है, वहाँ पर भी व्यवस्था होगी आपको वहाँ से पिकअप करने की। पता नहीं मंगाऊंगी लकड़ी वाली चम्मच तो योजना बनाओ, एक बार केरल देखो। हाँ, चिकनगुनिया का प्रभाव बहुत खतरनाक रहा है। जिन लोगों को आज से 5 साल पहले चिकनगुनिया हुआ है, उनका दुष्परिणाम अभी तक उनके शरीर पर है, वो गया नहीं। लेकिन हमने एक चीज जो है देखा है, मरीजों की जो रिपोर्ट हमारे पास आती है, उस पर जो सर्वेक्षण होता है, उसमें हमने एक चीज देखा है कि जिन लोगों ने चिकनगुनिया में एलोपैथी की चिकित्सा कराई है, वे लोग ही दुष्परिणाम भुगत रहे हैं। लेकिन जिन लोगों ने चिकनगुनिया में आयुर्वेद से चिकित्सा कराई है या पंचगव्य की चिकित्सा की है, उनको ऐसा कुछ नहीं हुआ है संकट। उनके शरीर पर दुष्परिणाम नहीं रहा है। दुष्परिणाम एलोपैथी, और कुछ ऐसे मरीज हैं जिन्होंने होम्योपैथी की चिकित्सा कराई थी, उनके शरीर पर भी दुष्परिणाम ये रहा है। लेकिन आयुर्वेद और पंचगव्य से कोई चिकित्सा कराया हो, अभी तक ऐसा एक भी केस नहीं मिला है। अब समझो अभी भी है चिकनगुनिया का प्रभाव, तो पारिजात सबसे अच्छा है उसके लिए। हरसिंगार अर्क बनाते हैं ना, हरसिंगार के पत्तियों के मिश्रण से जो गोमूत्र अर्क बनाते हैं, बहुत अच्छा है। 3-4 महीने तक लगातार अगर सेवन करो तो चिकनगुनिया का दुष्परिणाम हट जाता है। और इसमें दुष्परिणाम भगाने में एक सबसे जो अच्छी भूमिका है, ये पारिजात से भी अच्छी भूमिका वो घृत की है। घी पीजिए, अच्छा, घी पीना, तो घी पियो। अब घी पियो तो देखो तरीका दो ही, या तो महंगा घी पियो या घर में बना के पियो। बाजार का सस्ता घी नहीं है, वो बटर ऑयल है, तो बटर ऑयल से बचो। बटर ऑयल से कोई मतलब नहीं है, कुछ निकलेगा नहीं। आपको लगता है कि बाजार का जो अभी जो हमारे गर्भसिद्धों ने जो घी अभी बाजार में उतारा है, आपको लगता है ये महंगा है, तो उसका सरल रूप है कि आप घर में बना लो, तो है ना। मंथनी घृत बनाने की विधि आपको बताइए, आपने सीखा है, पहले सत्र में ही आप सीख जाते हो कि कैसे मंथन घृत बनता है। तो आप खुद मंथन घृत बना लो अपने लिए, मरीज के लिए, और नहीं तो जो उपलब्ध कराई है अभी वो लो आप, और खुद बनाओगे तो आपको पता चल ही जाएगा कि वो महंगा है या सस्ता है। तो चिकनगुनिया में ये मंथनी घृत अच्छा है, पी जाइए। आपके जठर में जितनी ताकत है 25 ग्राम या 50 ग्राम पीने की, उतना पी जाओ। घी और सुपाच्य हो जाए, तो घी को सुपाच्य करता है काली मिर्च, तो 4 दाना काली मिर्च का भून करके उसमें डाल करके पी जाओ, तो घी और सुपाच्य हो जाता है। तो घी पीजिए। पीने का सबसे अच्छा माध्यम है दूध। दूध घी को सुपाच्य कर देता है। घी आप ऐसे ही पी लो तो जिसके जठर में अग्नि कम है उसको मुश्किल होता है, लेकिन दूध में मिला के पियो
तो दूध अपना गुण घृत में मिला देता है। दूध का गुण है सुपाच्य। जिसके जठर में अग्नि नहीं है, कम है, मंद है, उसके पेट में भी दूध पचता है। और दूध में घी मिला के दे दो तो साथ साथ दूध के साथ घी भी पच जाता है। तो अच्छा माध्यम है दूध। नहीं है आपके पास दूध तो काली मिर्च का दाना मिला करके पी लो। और जठर में अग्नि अच्छी है तो सीधे पी लो, गर्म करके गुनगुना करके सीधे पी लो रात को सोते समय। चिकनगुनिया की अच्छी दवा है। और पारिजात तो है, पारिजात के पत्तियों का काढ़ा पी लो 21 दिन तक, तो 1 साल के लिए संकट खत्म होता है। अगले साल फिर पीना पड़ेगा। लेकिन यही गौमूत्र का मिला हुआ कंपोजिशन वाला ले लोगे तो 3-4 महीना लगातार पी लो, फिर आगे संकट नहीं रहता, आगे समस्या निकल जाती है। तो ये तो था आप लोगों के लिए जो गविसिद्ध हैं या जिनको ये विषय मालूम है, पता है। लेकिन यहाँ पर कई भाई हैं जो गविसिद्ध नहीं हैं, सामान्य हैं, तो उनके लिए भी कुछ विषय जो है वो रखा है इस सत्र में। गविसिद्धों को तो पता है, और जो नहीं है गविसिद्ध उनके लिए ये